अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन इशफाक है और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आज कॉन्सेप्ट दूंगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अगर कॉन्टेक्स्ट की बजाय कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें तो हम किसी भी किस्म की क्वेरी, किसी भी किस्म के क्वेश्चन को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये होता है कि आप अपने डेली रिकॉर्ड, डेली ट्रांजैक्शंस को आप मेंटेन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत सी ट्रांजैक्शंस कैश पे हो रही होती है, बहुत सी ट्रांजैक्शंस जो है क्रेडिट पे हो रही होती है, लेकिन हम उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन मतलब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। जब हमारे पास वो रिकॉर्डेड होगी तो हम जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे, जब हम अपने मंथ एंड के ऊपर या ईयर एंड के ऊपर हम अपने जो बिज़नेस का एनालिसिस करेंगे कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, तब हमारे लिए आसानी हो क्योंकि हमने सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये है कि आपके डेली के रिकॉर्ड्स, डेली के ट्रांजैक्शंस, जो फिजिकल ट्रांजैक्शंस है, पैसों के लेन देन, सर्विसेज के लेन देन है, उसको आपने जो मेंटेन किया हुआ, रिकॉर्ड किया हुआ, उसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीडेड? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए नीड है, इसलिए इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमने अपने बिजनेस को, अब हर एक बिजनेस जो रन होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बेस पे होता है। हर एक बिजनेस का मेन पर्पस होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। अब वो प्रॉफिट अर्न किस तरह से करेगा? अपनी वो सारी रिकॉर्डिंग्स को मेंटेन करके करेगा, क्योंकि उसे पता होगा मेरे मेरे पास कितना पैसा इनटेक आ रहा है, कितना मेरे से जो है वो बाहर जा रहा है, कितना क्रेडिट पे जा रहा है, कितना कैश पे काम हो रहा है। जब उसे सब हर एक चीज़ का मेंटेन रिकॉर्ड होगा उसके पास, तब वो इवेलुएट कर सकेगा कि मेरी जो कंपनी है, मेरी जो फर्म है, वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। तो इसीलिए अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बहुत ज़रूरी है। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस कहते हैं किसी भी दो पर्सनैलिटीज, किसी भी दो फर्म्स, किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान फिजिकल एक्सचेंज, पैसों की एक्सचेंज को कहते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है। जब हम एक बिजनेस कर रहे हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या हमारे कोई कस्टमर्स है, हम कस्टमर्स हमें पैसा देता है, हमसे सर्विसेज लेता है, हमारी प्रोडक्ट लेता है, इट मीन्स ये हमारी एक कैश ट्रांजैक्शन हुई है। क्लियर? अगली चीज़ है, हाउ डिड इट डेवलप? ये किस तरह से डेवलप हुई? हमें पता है कि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, तो इंसान की बहुत सी नीड्स है, बहुत सी वांट्स है। अब इसके अंदर ये होता है कि जब एंशियंट टाइम्स के अंदर जो इंसान थे वो अपनी डिमांड्स, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए बार्टर्ड सिस्टम का यूज़ किया करते थे। वो अपनी सर्विसेज के साथ, गुड्स के साथ एक्सचेंज करके अपना गुजारा कर सकते थे, करते थे। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आगे डेवलप हुआ। इसके बाद जो है वो मनी का कॉन्सेप्ट आया, फिर इसके बाद जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई, फिर आगे थोड़ा डेवलप, जो वर्ल्ड है वो डेवलप करता रहा। तो इस तरह से सिस्टम चलता रहा। बजट क्या होता है? बजट कहते हैं कि आप अपने फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए अपनी जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको मैनेज कर रहे हैं कि मैंने कितना अपना पैसा एक्सपेंस करना है, कितना पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाना है, कितना पैसा मैंने किस बंदे को देना है। इस चीज़ को कहते हैं बजट। कि आप सब कुछ प्री प्लान कर रहे हैं फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड 1 मंथ का भी हो सकता है, 5 डेज का भी हो सकता है, मतलब वो फ्यूचर की बात होती है। ठीक है। अगली चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग में ये चीज़ है कि एक जो प्रोड्यूसर है उसको पता हो कि जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, उसके ऊपर मेरा कितना पैसा आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट है मुझे आने वाले टाइम में कितना जो है वो प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम एक लैपटॉप परचेज करते हैं 15,000, उसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस लगा लें 15,000 का हम लैपटॉप परचेज करते हैं, और उस लैपटॉप की ऑलमोस्ट जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स है। अब जब हमने 1 साल पहले लैपटॉप परचेज किया 15,000 का, अब जैसे जैसे टाइम जो है वो स्पेंड होता रहेगा तो इट मीन्स कि उसकी जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती रहेगी। वो 15,000 का अगले साल भी 15,000 का ही नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, डेप्रिसिएशन आता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है मनी का, कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगली चीज़ है इम्पैक्ट ऑफ आईटी और अकाउंटिंग। जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी अकाउंटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट डाला, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है?
मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एंशियंट टाइम्स में या जो आईटी के इंट्रोडक्शन होने से पहले के टाइम में लोगों के मुंशी हुआ करते थे। मुंशी कहते हैं जो आपके बिजनेस का रिकॉर्ड रखते हैं, बिजनेस को देखते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कितना जा रहा है, उसे कहते थे मुंशी। हर एक बंदे ने अपने बिजनेस के अंदर एक सेपरेट मुंशी रखा था, जिसे अगर हम लेटेस्ट लैंग्वेज की बात करें तो उसे अकाउंटेंट भी कहते हैं। तो जैसे जैसे जो है वो डेवलपिंग करती रही कंट्री, तो आईटी के ऊपर जो है ये सारी अकाउंटिंग फिक्स हो गई। आजकल किसी भी स्टोर पे आप चले जाए, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर मॉल्स वगैरह में चले जाए, वहाँ पर उनके पास जो है अकाउंट्स जो उनके हैं वो सारे डिजिटल है, आईटी से रिलेटेड है। वो अपनी एंट्रीज कीबोर्ड के जरिए एंट्रीज डालते हैं, और कीबोर्ड के जरिए उनकी बैलेंस शीट आए थे, कीबोर्ड के जरिए उनका जो ट्रायल बैलेंस बनता है, सारी चीज़ें जो है आईटी पे रिलेट कर रही है। तो इसलिए आईटी ने अकाउंटिंग के ऊपर ये इम्पैक्ट डाला है कि आईटी के आने की वजह से जो अकाउंटेंसी है वो एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी, उसके अंदर जो है वो कुछ भी हिडन नहीं रहा, और ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एक्यूरेटली काम हो रहा है, एफिशिएंटली काम हो रहा है। अगली चीज़ है बार्टर ट्रेडिंग एंड बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रेडिंग अभी मैं रिसेंटली जिक्र कर चुका हूँ कि बार्टर ट्रेडिंग में ये था कि एंशियंट टाइम्स के अंदर लोग अपनी सर्विसेज को सर्विसेज के साथ एक्सचेंज करते थे, अपने गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। अब जो एक्सचेंज करना है इसको कहते हैं बार्टर ट्रेडिंग, और इनकी जो एक चीज़ के साथ दूसरे बंदे के दरमियान जो चीज़ें एक्सचेंज होती थी उसे कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। ठीक, इसकी मैं एक एग्जांपल ये लिखी हुई है। एग्जांपल ये है कि उस टाइम में जब बार्टर सिस्टम के अंदर 10 kg ऑफ वीट, 10 किलो गंदम की कीमत जो थी वो इक्वल थी 2 मीटर क्लॉथ की और 5 लीटर मिल्क की। मतलब जिसको 10 किलो गंदम चाहिए थी तो वो 2 मीटर क्लॉथ देकर या 5 लीटर मिल्क देकर 10 किलो गंदम खरीद सकता है। मतलब एक चीज़ खरीदने के लिए उसके बाद दूसरी चीज़ का होना ज़रूरी था। ये था बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम की मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके अंदर बोला गया है कि 10 किलो गंदम खरीदने के लिए 2 मीटर कपड़ा या 5 लीटर दूध होना ज़रूरी था। अगर किसी बंदे ने 2 मीटर क्लॉथ खरीदना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास 10 किलो गंदम हो या 5 लीटर मिल्क हो। अगर किसी बंदे ने 5 लीटर मिल्क खरीदना है तो उसके पास ज़रूरी है कि उसके पास 10 किलो गंदम हो या 2 मीटर क्लॉथ हो। लेकिन जिस बंदे की ज़रूरत है 10 kg वीट, लेकिन उसके पास ना 2 मीटर कपड़ा है, ना 5 लीटर मिल्क है, तब वो क्या करे? तब जाकर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आया था कि जिस बंदे के पास 10 kg वीट उसकी ज़रूरत है तो उसको 10 kg जो वीट है उसकी जो अमाउंट फिक्स की वो 60 रुपीज़ फिक्स कर दी गई, बजाय इसके कि 2 मीटर क्लॉथ ही दिया जाए। इसी तरह 2 मीटर क्लॉथ की कीमत भी और 5 लीटर मिल्क की कीमत भी 60 रुपीज़ फिक्स कर दी गई कि जिस बंदे के पास कोई अगर गुड्स नहीं है और वो पैसों के ज़रिए अपनी डिमांड्स पूरी कर सकता है, वांट्स पूरी कर सकता है। अगली चीज़ है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर इसके अंदर मैं तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा। एक मैं दूंगा कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक मैं दूंगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक मैं दूंगा कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर। अगर हम कैश की बात करें तो ये अंडरस्टूड बात है कि किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन जो कि डायरेक्टली कैश के ऊपर हो रही है उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन जो कि उधार पे हो रही है, जो कि हमने पैसे नहीं दिए, हम उसे प्रॉमिस नोट दे रहे हैं कि हम इतने दिनों के बाद पैसे दे देंगे, लेकिन हम उससे सर्विसेज या गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? वो ये होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे हमने एक मोबाइल खरीदा, उसकी वर्थ थी 20,000 रुपीज़। अब 20,000 रुपीज़ में से हम 12,000 जो है उसे पे आउट कर रहे हैं, और जो 8,000 है वो हम उसे प्रॉमिस नोट दे रहे हैं कि हम आपको इतने दिनों के बाद जो है वो 8,000 रिटर्न कर देंगे, या ये हमारा बैलेंस है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि थोड़ी पार्शियल पेमेंट कैश पे की गई है और कुछ पेमेंट का जो है वो प्रॉमिस नोट दिया गया है। अच्छा, अगली ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बताया गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। पहले बताया गया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये कॉन्सेप्ट है, डीडब्ल्यूटी स्टैफर्ड ने कहा था कि ये एक बिजनेस की सिंपल फॉर्म होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि इसको लीड करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वन मैन आर्मी। इट मीन्स कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो बिजनेस का ओनर है वो एक ही होता है, उसी के पास सारे राइट्स होते हैं कि वो
अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग कर सके, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, उसके पास टोटली ओनरशिप होती है, सारा प्रॉफिट उसको जाता है, उसके बाद सारी मैनेजमेंट वो देखता है, इजी डिसोल्यूशन, मतलब इसका जब दिल चाहे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर सकता है। और इसके अंदर एक ये कंसेप्ट भी है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अंदर कि एक जो पर्सन है, ये जो ओनर है, ये बाउंड होता है, अब ये पे करने का बाउंड होता है, ठीक है, इसी कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अगली चीज़ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर ये एक्ट पास किया गया था 1932 के अंदर, जिसके अंदर बताया गया था कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो लीगल एंटिटी लीगली इस काम को करे। तो इसके अंदर ये होता है कि बहुत से जो है पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने शेयर्स डालकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर्स खरीद कर उसके अंदर जो काम करते हैं, या कुछ ग्रुप मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। उसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में जाती है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, मतलब एक बंदा अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है, उसके अंदर वो खुद मैनेजमेंट देखते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पार्टनर्स जो है वो 50 तक भी जा सकते हैं। अगली चीज़ है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये एस ई थॉमस का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ये होता है कि कुछ जो है वो इंडिविजुअल्स मिलकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर कर एक कंपनी ओपन करते हैं, जिसके अंदर जो है वो लॉ के अकॉर्डिंगली सारा काम करते हैं, और उसके अंदर ये होता है कि हर एक बंदा अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है, ठीक है। और इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये जो ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ये अगर डेट में जाती है तो इट मीन्स कि जो अगर इसके जो भी ये कंपनी लायबल है, फॉर एग्जांपल अगर इसने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक जो है इसके कंपनी के एसेट्स पर जो है वो ग्रिप कर सकता है, ना कि इस कंपनी के जो पार्टनर्स थे, जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं, उनके पर्सनल एसेट्स पर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कंपनी के एसेट्स पर कर सकता है ग्रिप, ठीक है। अगली चीज़ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इट मीन्स कि आप अपने शेयर्स दूसरों को सेल आउट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। नंबर ऑफ़ मेंबर्स ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ नंबर होते हैं मेंबर्स के, 250 चले जाते हैं, 250 तक राइज हो जाता है। तो ये हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, और ये सबसे जो है ये बिल्कुल टोटली दोनों से डिफरेंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग के मिलेंगे। तो आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डिलीवर कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स चाहिए तो आप काइंडली कमेंट्स के अंदर वो भी मेंशन कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।